दोस्तों वेक्टर कैलकुलेशंस को आप लोगों को अच्छा करके सीखना होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोगों को बाकी 11 12 कॉम्पिटिटिव जेई नीट सारे एग्जाम में आप लोगों को जरूरत लगेगी। इवन आफ्टर यू आर गेटिंग एडमिशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वहां पर भी आप लोग को इसका इस्तेमाल लगने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो बहुत ही इस्तेमाल का है। फिजिक्स को लेके जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को लेके पढ़ेंगे, उन लोगों को भी ये वेक्टर कैलकुलेशंस अच्छा करके आना ही चाहिए। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कोरा क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी देखे हैं। आज उसी चीज को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे, देखेंगे कि क्या उसका और भी डिटेलिंग है, उसको और भी क्लियर माइंड में कैसे ले पाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज वेक्टर के प्रोसेस को ही हम लोग आगे लेके जाएंगे। वेक्टर में और भी क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे हम उसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल में लगाएंगे, कैसे उसको आगे लेके जाएंगे, कौन सा सोल्यूशन होगा, कैसे क्वेश्चंस वहां से हो सकते हैं और हम लोगों को कैसे उसका सोल्यूशन सोचना होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट को लेके ही हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो आज का सवाल क्या है देख लेते हैं। आकार मूविंग at a speed of 20 meter per second turns by 60° and move forward at the same speed. Find the change in velocity. Find the change in velocity. तो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है, वो 60 डिग्री में टर्न किया, फिर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में ही ट्रेवल करके चला गया। तो उसका हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा हम लोग को निकालेंगे। तो क्या है यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे आपको हम दो ट्रिक्स सिखाएंगे। एक तो जो स्टैंडर्ड रूल्स है जो इलाबोरेट करके होना होता है उसको, उसके बाद सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स जो आप लोग जेई नीट में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको स्टेप वाइज दिखाने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मार्क करना है। तो वहां पे आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो हम पहले स्टेप्स वाला दिखा देते हैं, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा वो दिखा देंगे। तो यह क्या है ना, V1 हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड, V2 भी हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारा थीटा दे दिया गया है 60 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी का हमारा क्या फॉर्मूला आता है ना, रूट अंडर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। तो हम पहले ही बता चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी जब भी निकालेंगे डेल्टा V वेक्टर का फॉर्मूला ही होता है V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, तो माइनस के लिए यहाँ पे आपका माइनस चलाएगा। तो यह तरीका आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है। तो क्या वैल्यू होंगे यहाँ पे हम बिठा देते हैं, ये होगा 20 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 20 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 20 20, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। इसको करेंगे तो होगा 400, ये भी हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 400 कर लेते हैं, और इसको 1/2, 2 कट गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, 400 प्लस 400 माइनस 400 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू आ गया हमारा। इसी को ही अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स, ये तो था इलेबोरेट जहां पे हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला है फॉर्मूले को डाल के, इसका ही एक शॉर्ट ट्रिक्स दिखा देते हैं जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है जो जेई नीट में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो।
चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2। लास्ट वाले वीडियो में ये कैसे 2v sin थीटा बाई 2 आया है ये आप लोग को दिखाया, वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए, वहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और बाकी तो ये फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए जब भी आपका ऐसे चेंज इन वेलोसिटी वाला सवाल आए, तो जहां पे v1 और v2 दोनों क्या है, सेम वैल्यूएशंस में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बिठाएंगे ना, 2 इंटू 20 इंटू साइन 60/2, तो ये 2 इंटू 20 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो कट गया, हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए झट से, अगर आपको टेबल तो है तो इतना लिखने का ही जरूरत नहीं, झट से आपको आंसर का पता ही चल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो ये जेईई नीट के लिए शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन हाँ जब भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो तो ये स्टेप्स आप लोग फॉलो कीजिए, आपको इसके ऊपर ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस जो वेक्टर को रिलेटेड में आते हैं, और भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सामने लाएंगे जाके आप लोगों को चीज का क्लियरिटी हो जाए, आप लोग आराम से अपना एग्जाम में सॉल्यूशन निकाल पाए। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेकर, वेक्टर के और भी डिटेलिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या है देख लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ two unit vectors is a unit vector, find the angle between two vectors। तो दो वेक्टर दे दिए गए हैं, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर। पहले बोलेंगे यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं ना, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर ही यूनिट वेक्टर हैं, और उसका जो डिफरेंस भी है वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। मतलब दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे सोचेंगे ना, पहला मान लेते हैं ए वेक्टर का वैल्यू 1 है, बी वेक्टर का वैल्यू भी 1 यूनिट है, और हमारा जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट ही है। 1 यूनिट बोल के लिख लेते हैं, क्योंकि 1 वेक्टर में हमेशा ही एक डायरेक्शन एक यूनिट होना जरूरी होता है। तो ये 1 यूनिट करके वेक्टर्स हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं। तो इनका डिफरेंस मतलब क्या होता है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही आर वेक्टर होता है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डिफरेंस इसको कहते हैं। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है ना, हमारा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर, मतलब आर स्क्वायर होता है। हम लोग रूट को हटा लिए तो उसको स्क्वायर बना लिए। अब मैग्नीट्यूड बुझा लेते हैं, तो क्या होगा ना, 1 + 1 - 2 × 1 × 1 cos थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो रिजल्ट को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो -2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 - 2, तो उस हिसाब से -2 cos थीटा इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos में 1/2 का वैल्यू आता है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, या इसको हम लोग π/3 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो एंगल है दोनों वेक्टरों का उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तरीके में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, जब एडिशन था तब प्लस वाला, जब डिफरेंस बोल रहा है तब हम लोग माइनस को। तो ऐसे ही एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के सम्स सोचे जाते हैं, किए जाते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये और भी आसान बनता चलेगा। और एक बार ये कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को क्लैरिटी आ गया तो ये पूरा जिंदगी आपको बेनिफिट रहता ही रहेगा। आप लोग जब भी कोई स्ट्रीम में रिगार्डिंग इस फील्ड के अनुसार फिजिक्स मैथ्स में आप लोग जाएंगे
तो ये आप लोगों के लिए आसान बनेगा। 11 में सीख लीजिए, क्योंकि 12 के मैथ्स में आप लोग को ये चैप्टर फिर से करना है, क्योंकि वहां पे एक वेक्टर का हिस्सा आप लोग का एग्जाम में रहता है। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में इस्तेमाल आने वाले चीजें हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग और भी आप लोगों को चीजें क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों अगला सवाल पे लेके आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है क्वेश्चन। तो इफ द sum and difference of two vectors are same in magnitude, find the angle between two vectors। क्या बोला जा रहा है ना, दो वेक्टर हैं जिनके सम और डिफरेंस दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। एक चीज समझिएगा, दो वेक्टर का सम और डिफरेंस, ये दोनों को हम लोग कभी भी इक्वल नहीं बोल सकेंगे। दो वेक्टर कभी सेम नहीं है, सम और डिफरेंस, तो फिर बोला गया है, बोला नहीं सेम इन मैग्नीट्यूड बोला गया है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। बोले कैसे, आप ड्राइंग में दिखाइए। बोले मान लो ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए बी, तो इसका डायरेक्शन ये आएगा। अगर पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग पकड़ते हैं तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा। लेकिन जब ए और माइनस बी कौन सा साइड है, बोले ये वाला माइनस बी वेक्टर है, तो इसको कैसे करेंगे, बोले तब इसका तो ये पैरेललोग्राम बनेगा और ये इसका डायरेक्शन बनेगा। तो ये रिजल्टेंट 1 है और ये रिजल्टेंट 2 है, दोनों डायरेक्शन अलग है, लेकिन हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सम ऑफ और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन ना सेम होने से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ड्राइंग में भी समझ में आ रहा है कि जब प्लस का था, ए प्लस बी था, तब ये अपवर्ड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था, लेकिन जब ए माइनस बी है, ये डाउनवर्ड। हम लोग को निकालना है इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो देख लेते हैं इनके बीच का एंगल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि R1 वेक्टर का वैल्यू और R2 वेक्टर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है, इसको कैसे निकालेंगे ना, हमारा फॉर्मूला तो हम लोग इसको कह सकते हैं R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मुलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं, जो माइनस में था, जो 2ab cos थीटा। सम के लिए फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंस के लिए फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तब यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसको साइड चेंज अगर कर लेंगे तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 कांस्टेंट टर्म में, ए भी हमारे वेक्टर्स हैं, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, तो एकमात्र गिरा है जो हमारा 0 हो सकता है, तो वो क्या है ना, cos थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है। वेक्टर 0 अगर बोल दिया रहता तो हम लोग उसी को तो 0 पकड़ लेते, तो ये कैलकुलेशंस का बात ही नहीं रहता। तो ए और बी 0 तो हमारा है नहीं,
तो क्या रिजल्टेंट में जीरो आ सकता है ना, कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो कॉस जीरो का वैल्यू आता है कॉस 90 डिग्री में, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो सकता है या पाई/2 भी कह सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू आएगा 90 डिग्री या पाई/2, मतलब जब दो वेक्टरों का सम और डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड ले रहा है, मतलब उनके बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा ना, 90 डिग्री या पाई/2 ही होगा। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे, जो बेसिक्स हैं उसी को पकड़ के, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है उस ट्रिक्स को समझिए, तो फिर आप लोगों को निकालना चीजें आसान रह जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही चीजों के लेके हम लोग और भी डिस्कशंस आप लोगों के साथ करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे हम लोग, आप लोग भी इस चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और भी चीजें आप लोगों के ग्रिप में आते रहेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर के ऊपर ही काम किया, जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे, जो भी कंडीशंस एग्जांपल्स हम लोगों ने फॉलो अप किया, वो दो वेक्टर के ऊपर था। अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहा तो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर को लेके करते हैं, तो देख लेते हैं क्या है ना क्वेश्चन। इफ द sum of three vectors are 0, magnitude of three vectors are 12, 5 and 13 unit respectively. Find the angle between number 1 A vector and B vector, number 2 V vector and C vector, number 3 C vector and A vector। तो तीन क्वेश्चंस हम लोग एबीसी और तीन वेक्टर के नेम है। तो तीन वेक्टर हम लोग को दे दिया गया है, बोला गया है इन तीनों वेक्टरों का सम क्या है ना, जीरो है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम लोगों को और एबीसी का मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया है, तो बोला गया है इन दोनों के जो भी कोई भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है ये फाइंड आउट कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग का क्या आ रहा है ना, पहला चीज पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल दिया गया है 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दिया गया है 5 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दिया गया है 13 यूनिट। तो ये हमारा गिवन डेटा है। अब पहला निकालना है ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। जो भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल बोला जाएगा उसको लेफ्ट साइड में रख के बाकी हिस्सों को राइट साइड में भेज देना है। तो पहला एक नंबर के लिए देख लेते हैं, हम लोग को ए और बी चाहिए, तो ए और बी को हम लोग लेफ्ट साइड में रख के सी को राइट साइड में भेज देते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा बनता है, इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले स्क्वायर बना लेते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहां से हम लोग को अब रिजल्टेंट देखना होगा। रिजल्टेंट का क्या थ्योरी है, बोले ये जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसको काम में लाएंगे और हमारा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या था ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसको हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट रहेगा, ऐसा करके होगा। तो इसको अगर हम लोग फॉलो अप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आर स्क्वायर के पैटर्न में आ जाएगा।
तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब वैल्यूज बिठा देते हैं। ए का वैल्यू 12 है, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। 144 प्लस 25 प्लस इसको करेंगे तो 120 cos थीटा इक्वल्स टू 169। इसको उधर भेज देते हैं। 120 cos थीटा इक्वल्स टू 169 माइनस 169, क्योंकि 144 और 25 169 हो जाता है। तो 120 cos थीटा इक्वल्स टू 0। 120 तो 0 होगा नहीं, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो 0 मतलब cos 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या इसको पाई बाई 2 कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जहां के एक नंबर में हम लोग को निकालने बोला था ए एंड बी के बिटवीन का क्या एंगल होगा, तो एंगल होगा 90 डिग्री। लेकिन दोस्तों ये मत समझ लीजिए हर वक्त ये 90 डिग्री ही होगा। इस कंडीशन में ये 90 डिग्री आया है, अब कंडीशन चेंज करेंगे तो इसका वैल्यूज भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो देख लेते हैं बाकी दो केसेस में भी हमारा क्या 90 आएगा कि कुछ चेंजेस आएगा। तो देख लेते हैं यहां से। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल, ये कंडीशन हमारा हो गया। दूसरा कंडीशन में हम लोगों को पूछा गया था बी और सी के बीच का एंगल को। तो बी और सी को यहाँ पे रखते हैं। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सेम फॉर्मूला लगा के, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये पे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 13 cos थीटा इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। ये रिजल्ट में आ जाएगा क्या, 25 प्लस 169 प्लस 130 cos थीटा इक्वल्स टू 144। साइड चेंज कर देंगे, 130 cos थीटा इक्वल्स टू 144 माइनस इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा ना, 194। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है ना, माइनस करेंगे तो 130 cos थीटा इक्वल्स टू 144 माइनस 194। इसका रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा ना, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 50 बाई 130, 0 0 कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 5 बाई 13। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन में भी हम लोग आंसर को छोड़ देंगे क्योंकि यही इसका रिजल्टेंट एंगल है। तो ऐसे करके हम लोगों को बी और सी के बीच का भी एंगल का पता चल गया। अब लास्ट वाला है सी और ए का। सी और ए के बीच में एंगल क्या आएंगे, इसी फॉर्मुलेशंस को ही हम लोग फॉलो करेंगे। एक ही मेथड से सभी कुछ फॉलो होंगे तो प्रोसेस भी आप लोगों को याद रखना आसानी रहेगा, और इसी को बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको बनाना भी आसान बन जाएगा। तो हमारे सी और ए को रख देना है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। तो यहां से अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे तो ए का वैल्यू था हमारा 12 स्क्वायर, ये था 13 स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 13 cos थीटा इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 144 प्लस 169 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 का डबल 312 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल्स टू 25। साइड चेंज कर देते हैं, 312 cos थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाता है हमारा 313। तो इसको माइनस कर लेते हैं तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस, इसको माइनस करेंगे तो होएगा 288 बाई 312। इसको काटाकुटी कर देते हैं, 144 ये 156 ये 72
ये 78, ये 36, ये 39, ये 12, ये 13। तो हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स -12/13। ये हो गए हमारे तीनों जो एंगल निकालने के लिए बोले थे वेक्टरों के बीच का, ये था हमारा सॉल्यूशन का मेथड। देखिए प्रोसेस हम लोग सेम ही पकड़ रहे हैं, जो हमारा बेसिक रूल्स है। जिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल को पता करने के लिए बोलेगा, उनको आप एक साइड में रखिए, बाकियों को दूसरा साइड में भेजिए, फिर उसका सॉल्विंग कीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोर देन 2 वेक्टर्स को लेके एक क्वेश्चंस। इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, कैसे निकालना होगा, कैसे करना होगा, और इस चीजों को प्रैक्टिस में लाइए, तो आपको लिए ये चीज आसान बनता रहेगा। दोस्तों अब चले आएंगे हम लोग वेक्टर के अगले पड़ाव पे, जहां पे हम लोग देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। ये क्या होता है ना, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें हम लोग कर रहे थे, दो वेक्टर दिया जा रहा था, उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। लेकिन अभी हम लोग को एक वेक्टर दिया जाएगा, उसको हम लोगों को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। मतलब क्या है ना, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है एफ। अब इसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा एक्स एक्सिस में, एक वर्टिकली एक्ट करेगा वाई एक्सिस में। तो एक कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस का होगा, एक कंपोनेंट हमारा वाई एक्सिस का होगा। तो ऐसे एक वेक्टर को दो हिस्सों में बांट देना, इसी को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो फिर इसको क्या बोलेंगे ना, हमारा जो बेस वाला हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलेंगे cos थीटा, एफ cos थीटा। जो हमारा वर्टिकल वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे एफ sin थीटा। वर्टिकल वाला हिस्से को sin थीटा, हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से को cos थीटा। बोले ये कहां से आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रूल से। अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेते हैं तो हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा यहाँ पे हमारा बेस क्या है ना, ये वाला हिस्सा। अगर इसको हम लोग नेमिंग ले लेते हैं, इसको a, इसको b और इसको c, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बाई ए सी। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ए बी का वैल्यू ए बी रहेगा, और ए सी का वैल्यू क्या था, हमारा एफ था। तो उस हिसाब से ए बी इक्वल्स टू आ जाता है एफ cos थीटा। तो हमारा बेस का जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ cos थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग इधर से पकड़ेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा अगर थीटा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग डी लिख लेते हैं। तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा ना, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर थीटा होगा ये भी थीटा होगा, हम लोग इस साइड से भी सोच सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर हमारा क्या आता है ना, यह होता है बीसी, और हाइपोटेन्यूज होता है एसी। तो साइन थीटा के साथ ये आ जाएगा बीसी बाई एफ, मतलब बीसी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अब बीसी ही तो हमारा एडी भी बन जाएगा, बीसी जो है एडी वही है। तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। तो ये हमेशा याद रखिए कि एक वेक्टर को जब हम लोग दो कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होगा उसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा। फोर्स अगर एफ रहा तो वेक्टर अगर एफ रहा, अगर ए रहा तो ए कॉस थीटा, बी रहा तो बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस का उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा या ए साइन थीटा। ऐसे करके हम लोग एक वेक्टर को दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर एफ cos theta
एफ साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी वेक्टर का किसी भी जगह पे हम लोग कैलकुलेशंस में देखेंगे तो ये रूल्स हम लोग को अप्लाई करना ही होगा। इवन क्लास 12 में जब चले जाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जाएंगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर का कौन से साइड के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो हर एक जगह पे आप लोगों को इस वेक्टर कैलकुलेशंस का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल लगाना होगा। तो ये अच्छे करके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखाइए। और क्या करना है, आपको सोचना है कि थीटा का पोजीशन से ही आप लोगों ये लिखे हैं एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा था। ये थीटा ही है जो पोजीशन से डिटरमाइन करता है कि कौन से साइड को हम लोग कॉस थीटा पकड़ेंगे और कौन से साइड को हम लोग साइन थीटा। इसी ड्राइंग में अगर हमारा इस एंगल में आता, हम लोग इसको फाई लिख लेते हैं, अगर ये फाई होता तो हमारा ए बी वाला कंपोनेंट तब क्या हो जाता, ना हो जाता एफ साइन फाई, तब ये बी वाला कंपोनेंट हमारा साइन थीटा में चला जाता, साइन फाई में चला आता, और बीसी वाला कंपोनेंट तब हमारा हो जाता एफ कॉस फाई। ये दिमाग में रखिए, एंगल के पोजीशन से सोचिएगा। दिखाई में बेस आ रहा है तो उसको ही बेस पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं। अगर हमारा एंगल इस ओर है तो ये वाला बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल यहाँ पर है तब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अपना पोजीशन एंगल के ऊपर डिटरमाइन होता है, तो उस हिसाब से हम लोग को डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा हमारा बेस कंपोनेंट है। तो बेस कंपोनेंट को हम लोग कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो y एक्सिस में जाएगा उसको हम लोग साइन थीटा पकड़ेंगे। एफ रहा तो एफ साइन थीटा, कोई भी वेक्टर रहा तो उसके हिसाब से हम लोग उसको साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। दोस्तों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोगों ने अभी सुना, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। मान लेते हैं एक फोर्स थर्टी डिग्री में अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन फोर्स, इसको हम लोग ए पकड़ते हैं। हमसे पूछा गया ए एक्स कंपोनेंट का क्या रिजल्ट होगा और ए वाई कंपोनेंट का क्या रिजल्ट होगा। इसको एक्स, इसको वाई, ए एक्स और ए वाई, ये दो कंपोनेंटों का रिजल्ट क्या आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बोल दिया गया है फोर्स एक्टिंग हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री में। If a force 10 Newton is applied on a body at an angle of 30 degree with the horizontal, then what will be their component on x axis and y axis? तो ये सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है ना, a इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो हमारा ए एक्स वाले हिस्से का क्या कंपोनेंट आएगा ना, ए एक्स हमारा यहाँ पे थीटा है, इसको राइट एंगल पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए एक्स का मतलब क्या होगा ना, बेस का कंपोनेंट होगा ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ से देख लेते हैं, ए का वैल्यू 10 न्यूटन है और कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, कॉस 30 का वैल्यू आता है √3/2। तो 2 से 10 को काटेंगे तो 5, ये हो गया 5√3 न्यूटन। तो हमारा ए एक्स कंपोनेंट का रिजल्ट आ गया 5√3 न्यूटन, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्ट होगा 5√3 न्यूटन। इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा हमारा मिलेगा 5√3 न्यूटन। ए वाई को निकाल लेते हैं, ए वाई का क्या वैल्यू आएगा ना, ए साइन 30 डिग्री, तो फिर 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो काट देंगे तो 5, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 न्यूटन। तो हमारा एक्स एक्सिस में काम करेगा 5√3 न्यूटन, वाई एक्सिस में अप्लाइड होगा 5 न्यूटन। यहां से आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हो कि आपने तो बोला ये दो आएगा, घुमा के सोचे तो ए दो मिला के का हमारा ए का वैल्यू आएगा, क्योंकि ए को ही दो हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है, तो ये बटने वाले हिस्से को अगर जोड़ देंगे तो हमारा पूरा हिस्सा आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं, तो कंफर्म हो जाएगा कि 10 को स्प्लिट करने से दो हिस्से में 5√3 और 5 आएगा। अगर ना आए 10 तब हम लोग सोचेंगे गलत हो रहा है कहीं पे जगह पे, तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों का दो वेक्टर यहाँ पे क्या क्या है, ए एक्स और ए वाई, इससे हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है।
तो ए निकालने का क्या फॉर्मूला था हम लोगों का ना, ए एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। यहां पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। तो ए एक्स का क्या था ना 5√3 का स्क्वायर, ए वाई का 5 स्क्वायर। ये हिस्सा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि देखिए ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल कितना है ना 90 डिग्री है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ये रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 हो जाता है। तो यहां से क्या रिजल्ट होगा, ये होगा 75 और 25 मिला के आ जाएगा 100, मतलब 10 न्यूटन। देखिए ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से प्रूफ, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आया 10 आया। मतलब 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो दो हिस्सा बनेगा, एक 5√3 और एक 5, और इन दोनों वेक्टरों को अगर हम लोग अटैच करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 10। तो ये होता है कॉन्सेप्ट अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जहां से एक वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। याद में रखिएगा कंपोनेंट क्या क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो होगा cos थीटा कंपोनेंट, वर्टिकल जो होगा वो होगा sin थीटा कंपोनेंट। हमेशा डिटरमाइन कीजिए एंगल को देख के, ये मत देख लीजिए कि तस्वीर में वो बेस में है दिखा रहा है, वो परपेंडिकुलर y एक्सिस दिखा दे रहा है, उसको मत सोचिए, सोचिए एंगल से, एंगल कहाँ है उस हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस को पकड़िए। जिस हिसाब से आप लोगों को बेस और जो परपेंडिकुलर दिखाएगा उसी में आप लोग cos थीटा, उसी में आप लोग sin थीटा को पुट कीजिए वेक्टर का जो वैल्यू दिया रहे उसके साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को वेक्टर को लेके कोई भी दिक्कत हो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कोई भी सवाल हो, कोई जगह पर आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रहा है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या दूसरा कुछ टॉपिक भी वेक्टर रिलेटेड या अदर कुछ रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के भेजिए। वो चीजें आप लोगों के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करते रहिए। दोस्तों सभी को शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ रहिए, ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे।